मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। घन जीवामृत किसानों के लिए है वरदान। अधिक उत्पादन के लिए टमाटर की फसल में करें जरूरी कार्य। किसान भाइयों, जैसा कि हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर आपको खेती और इससे संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाते रहते हैं ताकि आप इन जानकारियों को लेकर लाभान्वित हो सकें। इसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं घन जीवामृत के बारे में। तो आप अपने स्तर पर किस प्रकार से बनाएं घन जीवामृत और किस प्रकार से इसका उपयोग करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकररा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। प्राकृतिक खेती में किसान बंधुओं 5 चीज़ें जो है आप जो है ना काम में ले सकते हैं। पहला है जो है बीजामृत, दूसरा जो है ना जीवामृत, तीसरा जो है धन जीवामृत, चौथा जो है आच्छादन और पांचवा आपका जो है वाष्पन है। किसान बंधुओं, हम धन जीवामृत जो है बनाने जा रहे हैं। धन जीवामृत जो है बनाना बहुत ही आसान है किसान बंधुओं। यहाँ जो है हम जो है अपने ही देसी गाय के गोबर से बहुत ही अच्छा जो है पोषक तत्वों से भरपूर जो है खाद जो है हम बना सकते हैं, जिसमें जो है कोई जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लागत नहीं आती। किसान बंधुओं, आप अपने घर पर जो है ना धन जीवामृत बना करके उसका उपयोग करके और अपनी लागत को आप जो है ना कम कर सकते हैं। किसान बंधुओं, लागत के साथ साथ किसान बंधुओं अपनी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, जो मृदा की जो है नेचुरल जो है गुणवत्ता है, उसको आप जो है बढ़ा सकते हैं। किसान बंधुओं, किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है और वे है घन जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं।
आप देखेंगे कि आप धन जीवामृत जो है ना कैसे बनाया जो है जा रहा है। कम से कम जो है 2 क्विंटल जो है देसी गाय का गोबर सूखा हुआ प्रयोग करते हैं किसान बंधुओं। उसके बाद आप 2 किलो जो है बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी आप इसके ऊपर जो है ना फैला दीजिए। आप 1 क्विंटल देसी गाय का गोबर किसान बंधुओं 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अभी हम जो है 2 क्विंटल जो है गोबर लिए हैं, 2 एकड़ के लिए हम धन जीवामृत बना रहे हैं किसान बंधुओं। 2 क्विंटल जो है देसी गाय का गोबर लिए हैं, इसके ऊपर जो है 2 किलो जो है ना पीपल और बरगद के नीचे की मिट्टी हमने फैला दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 क्विंटल देसी गाय के गोबर के ऊपर हम 4 किलो गुड़ को हम थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें जो है इतना हम पानी लें कि आप इसको जो है ना वो अच्छे से जो है 4 किलो गोबर वो गुड़ अच्छे से घुल जाए। इसमें घुलने के बाद जो है आप जो है देसी गाय के मूत्र में भी आप इसको जो है ना घोल सकते हैं, तो आपको पानी जो है ऊपर बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। तो आपका 2 क्विंटल ये देसी गाय का गोबर है, तो इसमें 4 किलो गुड़ और 4 किलो आप बेसन आप जो है इसमें मिक्स कर देंगे। अब जो आपने जो है ना 4 किलो आपने गुड़ और 4 किलो बेसन जो आप उसको घोले हैं अच्छे से एकदम आप जो है ना उसके ऊपर छिड़क दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि जो गुड़ आप इस वजह से उपयोग कर रहे हैं कि वो जो बैक्टीरिया की संख्या उसमें बहुत तेजी से उसमें बढ़ेगी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है ना 20 लीटर देसी गाय का गोमूत्र लेकर के इसको अच्छे से आप जो है ना छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद जो है फिर आप इसको अच्छे से हम फावड़े से जो है ना मिक्स कर देंगे किसान बंधुओं। मिक्स करने के बाद इसको आप किसान बंधुओं थोड़ा हल्की धूप में छाए में इसको आप जो है ना सूखने दीजिए। जब ये सूख जाए किसान बंधुओं बीच बीच में आप एक दो बार आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद ये धन जीवामृत जब किसान बंधु जब ये सूख जाए तो सूखने के बाद इसको आप क्या कीजिए कि डंडे से जब जो है ना पीट लीजिए। पीटने के बाद इसको जो है ना भुरभुरा कर लीजिए। इतना भुरभुरा हो जाए कि मतलब बारीक हो जाए। बारीक होने के बाद इसको आप छाए में आप इसको भंडारित कर दीजिए। कहीं छाए में बोरी में करके आप रख दीजिए इसको। और जब आप जो है फसल आपकी बिजाई करनी हो तो फसल बिजाई के समय 1 क्विंटल धन जीवामृत में मिक्स करके पूरे 1 एकड़ जमीन में आप उसको फेंक दीजिए और उसके बाद जो है हल से जो उसको मिला करके फिर आप जो है ना बिजाई कर दीजिए। घन जीवामृत के फायदे हैं अनेक। घन जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में नमी आते ही जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। घन जीवामृत से बीजों का अंकुरण भी अधिक मात्रा में होता है। घन जीवामृत के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घन जीवामृत के उपयोग से आप रासायनिक खेती की अपेक्षा कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की चमक और स्वाद दोनों बढ़ता है। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार किसान भाई कम लागत में घन जीवामृत का खेती में प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो फसल बिजाई के समय आप क्या कीजिए कि 1 क्विंटल आप जो है धन जीवामृत ले लीजिए और 1 क्विंटल जो है ना देसी गाय का गोबर जो सूखा हुआ है छना हुआ उसमें मिक्स करके आप उसको पूरे 1 एकड़ जमीन में आप उसको फेंक दीजिए और उसके बाद जो है हल से जो उसको मिला करके फिर आप जो है ना बिजाई कर दीजिए। उसके बाद यदि आप किसान बंधुओं आप जो है आप फसल बिजाई से पहले तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं। उसके बाद आप खड़ी फसल में भी धन जीवामृत को आप जो है फेंक करके और आप जो है ना पानी चला दीजिए। अब ये धन जीवामृत किसान बंधुओं असिंचित जमीन में और सिंचित जगह दोनों जगह आप जो है धन जीवामृत बहुत ही कारगर है किसान बंधुओं। तो इस तरह से धन जीवामृत का उपयोग करके किसान बंधुओं आप अपनी जो है ना लागत को आप कम कर सकते हैं। जमीन की उपजाऊ क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। जमीन को आप लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं किसान बंधुओं। जब जमीन का स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा किसान बंधुओं तभी हमको जो है स्वस्थ जो है भोजन मिलेगा और हम जो है ना स्वस्थ रहेंगे किसान बंधुओं।
किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो टमाटर की फसल से अधिक उपज लेने के लिए सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और पौध संरक्षण उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ प्रीति चौहान। किसान भाइयों, आज हम टमाटर की खेती के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। टमाटर की खेती में क्या क्या प्रबंधन हो सकते हैं, उन पर हम एक चर्चा करना शुरू चाहेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं खरपतवार प्रबंधन पर। तो खरपतवार प्रबंधन टमाटर में एक बहुत ही मुख्य कार्य है, क्योंकि यह जो है वह मुख्य फसल से हवा, पानी, खाद, उर्वरक आदि से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली की सहायता से बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन के बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और टमाटर का उत्पादन अधिक मिलता है। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करेंगे जल प्रबंधन के ऊपर। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो किसान भाइयों को बरसात की वजह से फसल में काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना अति अनिवार्य है। किसान भाइयों, हम गेती फावड़े का इस्तेमाल करके नालियां बना सकते हैं, नालियां काट सकते हैं, जिससे कि जो अतिरिक्त पानी हमारे खेत में इकट्ठा हो गया है उसको निकाला जा सके और जो जल भराव की समस्या है उस पर निदान प्राप्त हो सके। खेती में सिंचाई की बात करें तो अगर बरसात जहां पर समय समय पर होती है वहां पर आपको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपका ठंड का और गर्मी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतरालों में
पानी देना अनिवार्य होगा। अब हम टमाटर की खेती में कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप अधिक रहता है। पहले इस कीट की इल्लियां पौधों की कोमल पत्तियों, तनों व फूल को खाती है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है। उसके बाद ये तुड़ियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गूदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कारण से किसानों को भारी नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाई, टमाटर में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, एफिड, जैसेट आदि लगते हैं। सफेद मक्खी जो है एक रस चूसक कीट है, जो कि विषाणु को वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाती है। जो रोग ग्रसित पौधा होता है वह जो हमारे स्वस्थ पौधे होते हैं उनको भी रोग ग्रसित कर देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां होने लगती हैं। तो यदि किसान भाई आप अपने पौधों को इस तरह के लक्षण नजर आए तो उसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ कर खेत के बाहर उसे आप फेंक दें। और दूसरा ये कर सकते हैं कि पीली चिपचिपे प्रपंच या फिर येलो ट्रैप जो होते हैं, ये 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से हम इसको लगा देते हैं। और किसान भाइयों, अब हम इसकी रासायनिक नियंत्रण के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड जो एक दवाई उपलब्ध होती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर इस पर पौधे के ऊपर छिड़काव करें और उसे पौधे को पूरा तरबदर कर दें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 21 से 22% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 10% तक रहने की संभावना है।
हवा की औसत गति 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर फसल पर पाले का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान भाई दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों तो 1 मिलीलीटर गंधक का तेजाब या डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर घोल का छिड़काव करें। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो हल्की सिंचाई की जा सकती है। समय पर बोई गई गेहूं की फसल 25 से 30 दिन की होने पर पहली सिंचाई के समय भारी और मध्यम मिट्टी के लिए एक बार में 33 किलोग्राम और हल्की मिट्टी के लिए 17 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा देवें। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D इथाइल ईस्टर 38% की 163 मिलीलीटर मात्रा और आइसोप्रोट्यूरान 75% की 167 ग्राम मात्रा 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन बाद बढ़वार के समय करें। सिंचाई के समय यूरिया 18 से 20 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। फसल संघनी होने पर पौधों की छटाई करें। पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। छटाई का कार्य सिंचाई पूर्व करें। बारानी क्षेत्रों में चना की बुआई के 5 से 6 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई का कार्य करें। सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई का कार्य करें। सिंचाई बिजाई के 50 से 55 दिन बाद शाखा बनते समय करना चाहिए। अगर एक ही सिंचाई देनी हो तो बुआई के 60 से 65 दिन बाद देवें। चने की फसल में फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई बुआई के 60 दिन बाद करें। प्रत्येक सिंचाई में पानी की गहराई 60 मिलीमीटर रखें। जौ फसल की बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। सिंचाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग करें। खड़ी फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास 30 सीसी दवा 1 लीटर प्रति बीघा सिंचाई पानी के साथ देवें। लगातार शुष्क मौसम को देखते हुए किसान भाई सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। आलू के पौधों की ऊंचाई यदि 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें अथवा बुआई के 30 से 35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाई का कार्य संपन्न करें। वर्तमान मौसम प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है। बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई से पहले बीज को कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेट 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अमरूद में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रभावित फलों को मिट्टी में गाड़ दें और मेलाथियान 50 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तापमान कम होने लगा है, इसलिए नए बागों में लगे पौधों को ठंड से बचाना आवश्यक है। नए लगाए गए और छोटे पौधों के ऊपर बाजरा या सरकंडे की झोपड़ी बनाएं और पूर्व दक्षिण दिशा में खुला रखें ताकि पौधों को सूर्य की रोशनी मिल सके। न्यूनतम तापमान में कमी होने के कारण रात के समय पशुओं को बाहरी हवा से बचाने के लिए शेड में रखें। गुनगुना पानी पिलाएं। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 20 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निवारो जिला जयपुर के चंदन लाल ने। आपने बटन मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बटन मशरूम की मांग बाजार में सबसे अधिक होती है। बटन मशरूम की खेती भारत में सबसे अधिक की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु ही उपयुक्त होती है। बटन मशरूम रबी के सीजन में उगाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। जो आपको टेम्परेचर रखनी चाहिए उस पर ध्यान देने की चाहिए, ध्यान देने बहुत जरूरी है। जैसे टेम्परेचर आपको तापमान जो है ना 23+1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होनी चाहिए।
बटन मशरूम की खेती के लिए विशेष प्रकार की खाद की जरूरत होती है, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले भूसे को पक्के फर्श पर अथवा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह से गीला करें। भूसे में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी तभी मशरूम के बीजों का अंकुरण होगा। 4 से 5 किलोग्राम मशरूम के बीज के लिए कंपोस्ट में इन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। जैसे 28 दिन में आपका कंपोस्ट तैयार हो गया, तैयार होने के बाद फिर आपको और क्या क्या सामग्री चाहिए, तो 28 दिन के बाद हम लोग स्पोनिंग करते हैं यानी कि बिजाई करते हैं। बिजाई का मतलब है कि कंपोस्ट और बीज को मिलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग बिजाई कहते हैं। तो बिजाई करने से पहले आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो पीपीपी बैग जो है, पॉलीथीन का जो बैग है उसको लेना चाहिए। लें, इसका भी साइज है आपको 30 इंच बाय 20 इंच आकार का आपका पॉलीथीन का साइज ले लें। इसके अलावा स्पोन यानी कि बीज चाहिए। इसके बाद लिखने के लिए मार्कर का पेन चाहिए। बटन मशरूम का बीज स्वास्थ्य और फफूंद मुक्त होना चाहिए। 1 क्विंटल कंपोस्ट में तकरीबन 500 से 700 ग्राम बीज उपयुक्त होता है। इन बीजों को कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसके लिए इन्हें पॉलीथीन सीट या पॉलीथीन की थैलियों में भरा जाता है। बीज भरकर पॉलीथीन को ऊपर से मोड़कर बंद कर देते हैं। हाफ मुट्ठी लेकर के स्पोन यानी कि बीज इसमें थोड़ा सा गिरा देते हैं। गिराने के बाद फिर आपको 6-7 इंच तक खाद को हल्का भर दें। भरने के बाद फिर हल्का हल्का इसको दबाना नहीं है, इसमें हल्का ये करना है। भरने के बाद फिर उसमें किनारे किनारे स्पून को गिरा दें और बीच में भी हल्का सा डाल दें। उसके बाद इसी तरह से बटन मशरूम में चूँकि एक बैग में हम लोग कम से कम 8 kg खाद बनाते हैं, खाद भरते हैं। केसिंग करते हैं। केसिंग का मतलब है कि उसके ऊपर में हम लोग परत डाल देते हैं केसिंग मिश्रण का। केसिंग मिश्रण बनाने के लिए भी कई विधियाँ हैं। उसमें जैसे 2 साल पुराना कंपोस्ट और मिट्टी दोनों को बराबर भाग में मिला करके आप उसको स्लाइस करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तुरंत नहीं करना है, जैसे आपको पहले से तैयार करके रखना होगा। दोनों बराबर भाग में ले करके उसको स्लाइस कर लीजिए। स्लाइस क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा फंगस, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह रहता है, उसको मारने के लिए हम लोग उसको स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस करने के लिए आपको बेबिस्टिन और फॉर्मल्डिहाइड से स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करके बढ़िया से मिला लीजिए। अब जैसे बालू सीमेंट जैसे मिलाते हैं उसी तरह से मिला करके उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। बोरा से या जूट का बोरा या पॉलिथीन से ढक दीजिए। ढकने के बाद 3 से 4 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिए ताकि बढ़िया से स्लाइज हो जाए। 3-4 दिन के बाद फिर हम उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है, फॉर्मेलिन का गंध तो नहीं है। तो अगर मान लिया गंध है तो 1-2 दिन और उसको रखते हैं। इसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं, तब तक तो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद फिर हम उसको उसी मिट्टी से हम लोग केसिंग मिश्रण से जो बैग स्पॉन रन बैग जो के ऊपर जो माइसिलियम आ गया उसके ऊपर थोड़ा सा रफिंग कर देते हैं। रफलिंग के बाद फिर रफलिंग मतलब थोड़ा सा क्रॉच देते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग परत केसिंग मिश्रण का परत बिछा देते हैं। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे स्पोनिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का जो सतह है उसमें पानी क्या कहते हैं इसको पेपर से बिछा देते हैं ताकि सूखे नहीं। तो बीच में हम लोग पानी का फुहारा देते हैं ताकि वो सूखे नहीं। स्पोनिंग के बाद ज़रूर उसमें पेपर से ढक देते हैं ताकि नमी उसमें बरकरार रहे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।